दोस्तों, मोदी सरकार पे ये आरोप लगते हैं कि वो जो भी बिल, जो भी कानून सदन में लेकर आती है, उसके पीछे अगर झांका जाता है, तो पता चलता है कि यहाँ इस कानून से मोदी सरकार की परेशानी बढ़ रही थी। इसलिए मोदी सरकार ने कानून ही बदल दिया, मोदी सरकार ने रूल ही बदल दिया, मोदी सरकार जो है बिल पास करा लेती है। आपने देखा कि किस तरीके से मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति में कानून बनाकर सीजीआई को साइड कर दिया गया। आपने देखा कि किस तरीके से वो अल्टरनेटिव मीडिया जो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी से सत्ता पक्ष से सवाल करने का काम करती है, उसके खिलाफ ब्रॉडकास्टिंग बिल लेकर के चले आई। आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री को लेकर जिस आरटीआई के तहत सवाल पूछा गया, उस आरटीआई एक्ट में डीपीडीपी एक्ट लाकर कानून ही बदल दिया गया। तो अब सवाल उठता है कि ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, तो ये वक्फ बोर्ड का बिल किस लिए लाया गया? इसके पीछे क्या मामला है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा पेच फंसा हुआ है? क्या किसी पे खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है, ये तो अल्लाह के रास्ते पे दान करने की परंपरा आज से नहीं, नबी के जमाने से चला आ रहा था। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को ये आपत्ति क्यों हो गई? ये बीजेपी को ये आपत्ति क्यों हो गई कि ये वक्फ बोर्ड के संशोधन का 44 संशोधन का बिल 2024 में सदन में लेकर के चली आती है? ये तो अलग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी इस वक्त अल्प मतों में है। ये जो पिछला 10 साल गुजरा है, 14 और 19 वाला, जिसमें ध्वनि मतों से चीख चिल्लाकर बिल पास करा लेते थे, अभी वो स्थिति में नहीं है। अभी सदन में जो है वो कोई बिल पास नहीं करा पा रहे। आपने देखा ब्रॉडकास्टिंग बिल हो, क्रीमी लेयर हो, कोई भी बिल, कोई भी फरमान बीजेपी पास नहीं करा पा रही है। क्यों? क्योंकि बीजेपी बैसाखी पे टिकी है और बैसाखी जो है तमाम बिलों को जेपीसी में भेजती है। ठीक वैसे ही हुआ कि वक्फ बोर्ड का बिल भी जेपीसी में चला गया। जेपीसी जो है वो राय मांगी देश भर से और 6 करोड़ मुसलमानों ने सीधी राय दी कि हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं, हमें ये अमेंडमेंट एक्ट नहीं चाहिए। अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों इस बिल को लेकर के आ रहे हैं? क्यों इस बिल को मुसलमानों से अलग करके उसके अंदर एक हिंदू को बोर्ड में डाल रहे हैं? क्यों जो है उसकी जो चीजों को जो है डीएम के हवाले कर रहे हैं? आखिर क्यों कर रहे हैं? देखिए, सवाल उठ रहा है कि क्यों कर रहे हैं। उसके पीछे जरा पीछे चलते हैं कि मामला क्या है। देखिए, देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की चर्चा करेंगे और उनके बिल्डिंग एंटेलिया की चर्चा करेंगे। एंटेलिया जिस पे बना हुआ है, उस पे वक्फ बोर्ड ने दावा पेश कर दिया। वो वक्फ बोर्ड की जमीन थी और वक्फ बोर्ड की जमीन को मुकेश अंबानी ने गलत तरीके से अपने नाम रजिस्टर कर लिया। देखिए, वक्फ की संपत्ति हमें और आप सबको पता है कि वक्फ के बोर्ड की संपत्ति अगर बिकती भी है तो उसके ऊपर मस्जिद बने या मदरसे बने या अस्पताल बने या कोई शिक्षक संस्थान बने, कोई ऐसा काम बने या ऐसा चीज ढांचा खड़ा हो जिसमें जन का सरोकार हो, जनता को फायदा हो, ना कि ऐसा चीज बन जाए कोई निजी अपना महल बना ले, कोई निजी अपना पेंट हाउस बना ले। तो वक्फ की संपत्ति अगर बिकती भी है तो उस पर कोई मकान नहीं बन सकता है। तो सवाल उठता है कि वक्फ बोर्ड के जमीनों को मुकेश अंबानी ने गलत तरीके से लिया और उसके ऊपर एंटेलिया बनाया। ये 2002 में जमीन लिया, उसके ऊपर ये आरोप है कि ये जो है आरोप नहीं है, ये तो तथ्य है कि करीम भाई की वो जमीन थी और करीम भाई यतीम खाना वहां पर चलता था। उस यतीम खाना की जमीनों को वक्फ बोर्ड के लोगों ने बेचने का काम किया। अब उसमें खबर ये आ रही है कि 9 सदस्य वक्फ बोर्ड में 2002 में 9 सदस्य थे, जिसमें 5 सदस्य ने ही हामी भरी थी कि वक्फ बोर्ड के इस जमीन को मुकेश अंबानी के हाथ बेच दिया जाए। 4 लोगों ने हामी नहीं भरी थी। अब सवाल उठता है कि इन तमाम चीजों में 2/3 बहुमत चाहिए, तो मुकेश अंबानी को 2/3 बहुमत नहीं मिला, फिर वो जमीन उनको कैसे मिल गई और इतने सस्ते में कैसे मिल गई? ये तमाम सवाल उठते। और अगर मिल भी गई तो मुकेश अंबानी वहां पे घर कैसे बना लिए, स्कूल कॉलेज खोल सकते थे? ये तमाम सवाल उठते हैं। और जस्टिस शेख जो है, एक वक्फ बोर्ड को कहा जाता है कि आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। वक्फ बोर्ड एक रिपोर्ट तैयार करता है जिस रिपोर्ट का नाम एटीआर कहलाता है और वो देवेंद्र फडणवीस उस वक्त के मुख्यमंत्री के पास सौंपता है। देवेंद्र फडणवीस उस वक्त कोर्ट करते हैं कि हम इस पे जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे, चाहे कोई का मामला हो, जिसका मामला हो, इस पे कार्रवाई किया जाएगा, ये देवेंद्र फडणवीस कहते हैं। तो 2015 में जस्टिस शेख ने यह कबूला कि ये जो जमीन खरीदी गई है उसमें 1995 32(2) का उल्लंघन हुआ है। मुकेश अंबानी ने जो जमीन खरीदी है उसमें 1995 के एक्ट 32(2) का उल्लंघन मुकेश अंबानी ने किया है। वक्फ बोर्ड की जमीन को उन्होंने खरीदा, 2/3 बहुमत चाहिए होता है। 9 सदस्य में 5 ही सदस्य ने कहा था कि हाँ जमीन ले लीजिए या इसको बेचने के लिए स्वीकृति मिली थी। और ये करीम भाई जो है, उनका ये जमीन था। करीम भाई ने अनाथालय बनाया था, दान किया था। उस अनाथालय पे अभी एंटीलिया जो है वो खड़ा है। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में है। अब देखिए, एक मामला पुराना चलते हैं क्या है
देखिए सिर्फ हम नहीं करें, खबर क्या जरा अभी देखिए गुरुक बड़ी चर्चा में है। गुरुक से भी ये जवाब पूछा गया। जरा देखिए गुरुक से क्या पूछा गया। मुकेश अंबानी का घर वक्फ बोर्ड और मदरसे की जमीन पर बना है, ये सवाल किया गया। जवाब देखिए क्या आया। नमस्ते, शोध के अनुसार मुकेश अंबानी का घर एंटेलिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है, जो पहले एक ट्रस्ट के पास थी जिसने अनाथालय चलाया था, न कि मदरसा। जमीन की बिक्री की वैधता पर विवाद है। कुछ का दावा है कि यह अवैध थी, लेकिन 16 मार्च 2025 तक कोई अंतिम अदालत फैसला नहीं हुआ है। यह जमीन मदरसा से जुड़ी नहीं थी, सिर्फ वक्फ बोर्ड के अनाथालय से जुड़ी थी। यह मदरसे की जमीन नहीं थी, लेकिन वक्फ बोर्ड के अनाथालय से जुड़ी थी। वो अनाथालय था, करीम भाई अनाथालय के नाम से वो जाना जाता था। ये तमाम चीजें अब जो है, जैसे जैसे वक्फ बोर्ड का आंदोलन बढ़ रहा है, कहीं पसीने छूट रहे हैं। सही सुना आपने, जैसे जैसे वक्फ बोर्ड को कामयाबी मिल रही है, जन समर्थन मिल रहा है, और जिस तरीके से 6 करोड़ मुसलमानों ने जब जेपीसी को अपनी राय स्कैन करके सौंपी, तो समझिए कि मुकेश अंबानी की नींद उड़ गई होगी कि 6 करोड़ मुसलमान जो है वो वक्फ बोर्ड के समर्थन में चले आए। तो क्या इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और पूरी बीजेपी जो है वक्फ बोर्ड को बदल देना चाहती है, इसमें 44 संशोधन कर देना चाहती है? तो और इस वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया और साफ कहा कि हम सरकार से निवेदन करते हैं कि बिल वापस ले लें, अन्यथा सड़क पे उतरना पड़ेगा और जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। हमने देखा जंतर मंतर पे बॉर्डर सील करने की बात तक कही एक सिख नेता ने, दूसरा शाहीन बाग बनने की बात तक हुई, और यह भी बात हुई कि अगर आप जनरल डायर बनते हैं तो हमारे सीने भी कम नहीं पड़ेंगे गोली खाने के लिए। मतलब मामला यहां तक पहुंच चुका है। अब जो है पटना में भी इसको लेकर के 26 तारीख को, 26 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाला है। और अरशद मदनी ने तो एक अपील तक कर दिया है कि एनडीए के जो सहयोगी दल अफ्तार पार्टी कर रहे हैं, उसमें जो है जनमत उलमाए हिंद कि कोई भी सदस्य भाग नहीं लेंगे, ना मौलाना हो, न ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम सदस्य। मतलब जब अरशद मदनी कहते हैं तो समझिए पूरा मुसलमान मानता है। मतलब मुसलमान भी, कोई भी एनडीए के उन तमाम चिराग पासवान हो, नायडू हो, चाहे वो नीतीश हो, जो अफ्तार पार्टी कर रहे हैं घूम घूम करके, उनके अफ्तार पार्टी में शामिल न होने की अपील की गई है। अब देखिए क्या कहा गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, जरा वो समझ लीजिए। देखिए नीचे पर ये क्या कहा गया है, हालांकि लंबा चौड़ा कहा है, नीचे हम पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है। हम सरकार के संशोधन विधेयक को वापस लेने और पुराने कानून को बरकरार रखने की भी मांग करते हैं, अन्यथा मुसलमानों के लिए जन संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा और परिणाम स्थिति के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। अब आते हैं जरा हेडलाइंस पे कि आज से 10 साल पहले 2015 में क्या हेडलाइंस चल रहा था। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी का घर जो है वक्फ बोर्ड पे, ये टीवी बड़े बड़े जो हेडलाइंस है वहां चल रहे हैं। जरा देखिए क्या, न भारत टाइम्स, गैर कानूनी ढंग से जमीन खरीद कर बनाया गया अंबानी का घर, वक्फ बोर्ड ने वापस मांगी जमीन। दूसरा देखिए, अंबानी के घर पर वक्फ बोर्ड ने ठोका दावा, हाईकोर्ट पहुंचा केस। तीसरा देखिए, अंबानी के महल एंटीलिया पर वक्फ बोर्ड ने उठाया सवाल, सरकार लेगी एक्शन। चौथा देखिए, जिस जमीन पर अंबानी का महल एंटीलिया बना है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है, कोर्ट कभी भी गिराने का दे सकता है आदेश। ये तमाम चीजें चल रही हैं। मतलब जैसे जैसे वक्फ बोर्ड को कामयाबी मिल रही है, जन समर्थन मिल रहा है। एक कामयाबी हमने आपको खबर बताई कि कर्नाटक के अंदर वक्फ विधेयक 2024 जो बिल आया संशोधन का, 44 संशोधनों का, उस संशोधन बिल के खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित कर्नाटक की सरकार सीतारमैया ने वहां पे करने का काम किया, कांग्रेस की सरकार ने, कि यह बिल इस प्रदेश में, कर्नाटक में लागू नहीं होगा। तो ये पहली कामयाबी जो है वक्फ बोर्ड को लेकर के हुई, जो कर्नाटक से खबर आई। देखिए क्या दैनिक भास्कर का कोट उस समय का, देखिए, हाई कोर्ट में चल रहा केस, डील हो जाने के बाद कांग्रेस नेता अनीश अहमद ने वक्फ बोर्ड के जमीन बेचने के फैसले पर एतराज जताया। अनीश ने कहा कि वक्फ बोर्ड में 9 सदस्य थे, लेकिन 5 ने ही डील को हरी झंडी दी थी, जबकि इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। जज शेख ने भी अपनी रिपोर्ट में माना कि अंबानी के साथ हुई इस डील में वक्फ बोर्ड कानून 1995 की धारा 32(2) का उल्लंघन हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बोर्ड के तत्काल अध्यक्ष एम ए अजीज के अलावा हारून सोलकर और एम.वाई. पाटिल ने सौदे में अहम भूमिका निभाई और वे ही पुराने मामले के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में भी चल रहा है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट में यह मामला चल रहा है और इसको लेकर लगातार वक्फ बोर्ड जो है वो धावा बोल रहा है कि ये जो है इसको वापस करना पड़ेगा। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद पराचा हैं, उनसे हमने कल वार्ता किया। महमूद पराचा क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए, बहुत गंभीर बातें कह रहे हैं। महमूद पराचा साफ कह रहे हैं यह वक्फ बोर्ड का अनाथालय था, अनाथालय है और अनाथालय रहेगा।
ये कोई एंटीलिया और मुकेश अंबानी का घर नहीं है। उसके लिए महमूद पराचा ने लड़ाई लड़ने की भी बात कही है, जेल भेजने तक की बात कही। जरा सुनिए क्या कह रहे महमूद पराचा। कोई अंबानी साहब ने एक ही वक्त की प्रॉपर्टी नहीं चुराई है। अडानी अब तक एक वक्त की प्रॉपर्टी नहीं, कितनी वक्त की प्रॉपर्टीज चुरा चुके हैं। रेलवे की प्रॉपर्टी चुरा चुके हैं, डिफेंस की प्रॉपर्टी चुरा चुके हैं। यही हाल अंबानी का भी है। कितने निर्दयी और गंदे और घिनौने लोग हैं जो कि यतीमों की प्रॉपर्टीज भी हड़प लेने के लिए तैयार रहते हैं। आप कह रहे हैं इंडिया यतीम खाना था? यतीम खाना था और यतीम खाना है और यतीम खाना रहेगा। वो तो महल है, आप कह रहे हैं यतीम। मैं कह रहा हूँ ना, अभी अच्छे लोग भी तो आएंगे ना, ईमान वाले अम्बेडकरवादी का भी तो राज आएगा, वहां पे यतीम खाना ही बनेगा। इनको जेल भी जाना पड़ेगा। कुछ भ्रष्ट वक्फ बोर्ड के अधिकारी और सरकार में मंत्री खरीद लेने से वो उस जगह के मालिक नहीं बन जाएंगे। तो सुना आपने, वक्फ बोर्ड आंदोलन बढ़ता जा रहा है, अंबानी पे संकट भी बढ़ता जा रहा है साथ साथ। फिलहाल खबर में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो। तो बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।